बीए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग बात करेंगे 4th यूनिट के चोल राजवंश पे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने चोल राजवंश के परिचय, उत्पत्ति एवं उनके जानने के स्रोत पे बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे खासकर चोलों के आरंभिक इतिहास एवं उनकी राजनीतिक इतिहास पे। तो हम देखें कि चोलों का जो क्षेत्र था सुदूर दक्षिण भारत में पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी समुद्री तट पर यह राज्य स्थित था। और चोलों का आरंभिक इतिहास संगम युग से आरंभ होता है, जो लगभग 3री शताब्दी तक चलती है। इस दौरान के संगमकालीन साहित्य में 2 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें एक करिकाल और दूसरे कोचेन गॉन हैं। तो देखें कि इस काल के राजा करिकाल एक शक्तिशाली राजा हैं, जिनके संबंध में संगमकालीन साहित्य से भी जानकारी प्राप्त होती है। इनका कार्यकाल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है और इन्होंने दक्षिण भारत के चेर और पांड्य राजाओं को पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया था। और इसके पश्चात कोचेनगॉन के शासनकाल के दौरान ही आप देखें तो संगमकालीन चोल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया था। और इस पतन के कारण भिन्न भिन्न है, क्योंकि इस समय तक आप देखें तो चोलों की जो राजनीतिक शक्ति है वो क्षीण हो गई थी। और 9वीं शताब्दी के मध्य तक, 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य तक देखें तो चोलों का जो इतिहास है वो भारतीय इतिहास में अंधकार काल के रूप में हम जानते हैं। और इस परिस्थिति के उत्पन्न होने का कारण यह था कि दक्षिण भारत में आंध्र के कलब्रो और कांची के पल्लव राजवंशों ने अपने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिए थे। ऐसी अवस्था में पल्लव राजाओं द्वारा चोल के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। इस तरह हम देखें तो एक लंबा समय चोलों का अंधकार में रहा और वह अब स्वतंत्र स्थिति की अपेक्षा किसी राजवंश के अधीन सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इसी दौरान आप देखें तो 19वीं शताब्दी के मध्य 850 ई के लगभग चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ। यह पुनरुत्थान चोल राजा विजयालय के नेतृत्व में हुआ था, जिसने चोल सत्ता की पुनः स्थापना की। विजयालय उस दौरान कांची के पल्लवों के सामंत के रूप में उरैयूर के क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं। उरैयूर प्राचीन काल से चोलों का निवास स्थान रहा है और यह उनकी आरंभिक राजधानी भी थी। इस दौरान दक्षिण भारत की जो राजनीतिक स्थिति है यह है कि पल्लव राजवंश और पांड्यों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में पांड्य राजा कमजोर
होते गए, जिसका लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। और इस तरह हम देखें तो खासकर विजयालय ने 850 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक शासन किया है। मगर इस पीरियड को लेकर कुछ विद्वानों में मतभेद है। किसी विद्वान का मानना है कि ये 850 से लेकर 880 तक विजयालय का शासनकाल था। कुछ लोग 850 से लेकर 871 मानते हैं। विजयालय की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र आदित्य प्रथम चोल वंश के उत्तराधिकारी बने, जिनके शासनकाल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग 871 से लेकर 907 मानते हैं और कुछ लोग 880 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी मानते हैं। इस समय भी देखें तो चोल पल्लवों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आदित्य ने पल्लव नरेश आदित्य को सिरिपुरवियम के युद्ध में पांड्यों के विरुद्ध सहायता दी थी, जिसके कारण पल्लव राजा विजयी हुए। और इस समय के जो पल्लव राजा अपराजित हैं, इस विजय के बाद भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि निरंतर पल्लवों का पांड्यों के साथ जो संघर्ष हो रहा था, दोनों ही शक्तियां कमज़ोर होती जा रही थी। और इसी का फायदा उठाते हुए आदित्य ने पल्लव राजा अपराजित की हत्या कर दी और अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। क्योंकि इस पीरियड को 600 से 1200 का जो पीरियड है भारतीय इतिहास में, इसको कई नामों से हम लोग जानते हैं। पूर्व मध्य काल के नाम से, सामंतवादी काल के नाम से, राजपूत काल के नाम से। तो आप देखिए कि इस समय सामंतों की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, वह यह है कि वह भी राजा की तरह ही सेना रख रहे हैं, राजा की तरह ही महलों में रह रहे हैं और राजा की सहायता कर रहे हैं और उनकी अधीनता में रहकर। लेकिन वह किसी भी सत्ता के पास तब तक रहते थे जब तक उस राजवंश का राजा शक्तिशाली है। जैसे ही उस राजवंश का राजा कमज़ोर होता था, यह सामंत लोग उसकी अधीनता छोड़कर एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेते थे। तो आप देखिए कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत में बहुत सारी शक्तियाँ, चाहे गढ़वाल हो, कलचोरी हो, परमार हो, अनेक ऐसी राजपूत जो वंश थे, वह प्रारंभिक दौर में सामंत रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में आप देखें कि पल्लवों के सामंत के रूप में चोल भी थे और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए चोलों ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। चोल राजा आदित्य ने पल्लव राजा अपराजित की हत्या के पश्चात जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था तोल मंडलम, उनको अपने राज्य में सम्मिलित किया। दूसरा, पांड्य राजा जो पांड्यों के क्षेत्र थे, कोंगू का क्षेत्र, उन्हें भी उन्होंने विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। दूसरा, दक्षिण भारत के जो गंग राजवंश थे, उन्हें इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इस तरह अगर हम इनके साम्राज्य विस्तार को देखें तो चेर राज्य से भी इन्होंने एक विशाल क्षेत्रों में अपने विस्तार किया था और अपने पड़ोस के चेर राज्य से संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने चेर राज के राजकुमारी के साथ अपने पुत्र प्रांतक प्रथम का विवाह संपन्न कराया था। इनके धार्मिक स्थिति की जानकारी इससे होती है कि इन्होंने
कावेरी नदी के दोनों किनारों पर आप देखें तो शैव मंदिर का निर्माण किया था। आदित्य के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात प्रांतक प्रथम राजा बना, जिसका शासनकाल 907 से लेकर 955 माना जाता है। यह भी अपने पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तारवादी नीति में विश्वास रखते थे और इन्होंने शासन सत्ता की बागडोर संभालते ही मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह के राज्य पर आक्रमण कर उनके भिन्न भिन्न क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्योंकि इस दौरान आप देखें तो पांड्य राज्य और श्रीलंका के साथ राजनीतिक संबंध भी थे, वैवाहिक संबंध भी थे। इस कारण से दोनों एक दूसरे की सहायता भी करते थे, जिसके कारण पांड्य राज्य पर आक्रमण के दौरान श्रीलंका के द्वारा पांड्य की सहायता की गई थी। और ऐसी अवस्था में आप देखें तो प्रांतक ने दोनों ही शक्तियों को, पांड्य और श्रीलंका दोनों ही सेनाओं को उन्होंने पराजित किया था। और ये दोनों शक्तियां खासकर बेलोर के युद्ध में पराजित होती हैं। ऐसी अवस्था में आप देखें कि प्रांतक ने मदुरा के पांड्यों को पराजित करने के बाद मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विजय की और लगभग अपने शासनकाल के दौरान 930 में दक्षिण के पश्चिमी तट के चेर राज्य को छोड़कर उत्तरी पेनार से लेकर कुमारी अंतरिप्त के संपूर्ण क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार प्रांतक ने विशाल क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में इन्हें राजपूत राजा कृष्ण तिति के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा और दोनों की सेनाएं तकोलम के युद्ध में आमने सामने लड़ी, जिसमें चोल सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। और चोलों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर राजपूतों ने अधिकार कर लिया था, जिससे आप देखें कि चोल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इस समय जो चोलों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे सामंत, उन्होंने चोलों की अधीनता छोड़ दी और स्वतंत्र सत्ता की उन्होंने स्थापना की थी। और इस प्रकार प्रांतक के मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्षों का जो चोलों का काल है, इस दौरान उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं हैं कि विशाल क्षेत्रों पर वो अपने शासन व्यवस्था स्थापित कर सकें। तो हम देखें कि प्रांतक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ नहीं हैं, जिससे उनके साम्राज्य विस्तार की जगह उनके साम्राज्य निरंतर संकुचित होते जा रहे थे, सीमित होते जा रहे थे। प्रांतक के उत्तराधिकारी मंदरादित्य थे, जो साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा उन्हें धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि थी। और मंदरादित्य के उत्तराधिकारी प्रांतक दूती थे, जो एक शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते ही पांड्य राजा वीर पांड्य को पराजित किया और साथ ही श्रीलंका के क्षेत्रों पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। और
पहले ही हमने बताया कि पांड्य और श्रीलंका का आपसी संबंध था, और इसलिए आप देखें तो श्रीलंका के साथ चोलों का एक लंबा संघर्ष चला जो राजराज, राजेंद्र और कुलोत्तुंग तक जाता है। प्रांतक ने अपने शासनकाल के अंत तक राष्ट्रकूटों द्वारा जो उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था, उन सभी क्षेत्रों को भी वापस प्राप्त कर लिया था। और इस प्रकार आप देखें तो राष्ट्रकूटों ने तोल मंडलम का जो क्षेत्र महत्वपूर्ण था जिसे प्राप्त किया था, उसे इन्होंने अपने अधिकार में लिया। प्रांतक द्वितीय के उत्तराधिकारी राजराज थे, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।